हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग का सेशन का क्या नाम है, एक नज़र और जीडी पार। तो आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी के विषय को करेंगे दोस्तों। हिंदी का मैं मात्र एक वीडियो डालूंगा, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सिर्फ इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने 8 से 10 नंबर जीडी पे पक्के कर लेते हैं दोस्तों। तो जरूर मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कंटेंट कुछ था, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी एकदम टॉप नॉच जो मैंने कंटेंट तैयार किया है वो उन लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। विलोम शब्द, महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, क्रिया, शब्दों की उत्पत्ति जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में जानेंगे दोस्तों। और साथ में पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग मेरे कंटेंट को देखने के बाद आप लोगों को ये लगेगा दोस्त कि अगर ये आता और आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते तो आप लोग जरूर एग्जाम में फंस जाते दोस्त। तो चलिए, मैं अपने कंटेंट के बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। आप लोग खुद देखिए और डिसाइड करिए कि कंटेंट कितना तगड़ा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक होने वाला है विलोम शब्द। आज का हम लोग का पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, विलोम शब्द। इससे संबंधित हम लोग 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द करेंगे। और आज का हम लोग का अंतिम टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। उसमें हम लोग लगभग 42-43 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को करेंगे। इन्हें आप लोगों को देखकर लगेगा कि क्या ही कंटेंट था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है हम लोग का विलोम शब्द, अतिवृष्ट का बताइएगा। अतिवृष्ट का विलोम क्या होगा, अनावृष्ट। अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, अनावृष्ट। आवक का विलोम शब्द क्या होगा, सवाक। आवाक का विलोम शब्द क्या होगा, सवाक। जरूर याद रखिएगा। अवार्चिन का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, प्रवर। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अनभिज्ञ। अंकुचन का विलोम शब्द क्या होगा, प्रसारण। तो यहीं के विलोम शब्द को देख के लगा होगा दोस्त, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से ये जो मैंने 6 पढ़ाया उसमें से लगभग 3 भी सही से नहीं आता होगा। तो जरूर इसे देखिएगा, बार बार देखिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगला जो हम लोग का विलोम शब्द है वो है अमीस या सामीस। आमीस या सामीस, इसका विलोम होता है निरामिस। अगला है आहूत, इसका हो जाएगा अनाहुत। आहूत का क्या होगा दोस्तों, अनाहुत। इप्सित, इसका हो जाएगा अनिप्सित। उन्मूलन का हो जाएगा रोपन। उन्मिलन का क्या हो जाएगा, निमिलन। उन्मिलन का क्या हो जाएगा, निमिलन। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्या है, उन्मूलन का बात किया जाएगा तो रोपन हो जाएगा, लेकिन उन्मिलन का बात किया जाएगा तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निमिलन। जरूर याद रखना है। उद्धत अगर बात किया जाए तो इसी का विलोम शब्द विनीत भी होता है और सौम्य भी होता है। उद्धत का विलोम शब्द विनीत भी होता है और सौम्य भी होता है, याद रखना है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, वक्र। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, वक्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनरीत। रीत का विलोम शब्द अनरीत दोस्तों, याद रखिएगा। ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनैश्वर्य। ओजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज। कर्कश का विलोम शब्द मधुर। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष, निष्कलुष। मैं जान रहा हूं दोस्त कि आप लोग इसमें से कुछ कुछ विलोम शब्द जरूर आता होगा, पर उस विलोम शब्द को ज्यादा ध्यान में रखना है जिसे आपको नहीं आता है दोस्तों। जैसे क्या है यहाँ पे, कलुष। कलुष का क्या हो जाएगा, निष्कलुष। क्रिस का क्या हो जाएगा, अस्थूल या पुष्ट। क्रिस का क्या हो जाएगा दोस्तों विलोम शब्द, अस्थूल या पुष्ट। कृतज्ञ का कृतघ्न। गरिमा का लाघिम। गरिमा का लाघिमा, याद रखिएगा। चित्रन का नस्वर। चिरंतन का नस्वर, याद रखिएगा। जंगम का अस्थावर। तिक्त का मधुर। तिक्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, मधुर। देखिए मधुर तो आप लोग सुने हुए थे, लेकिन अगर आप लोग का क्वेश्चन में आ जाता कि तिक्त का विलोम शब्द क्या होगा तो वहां पे फंस जाते दोस्तों। अगला क्या है, तिमिर। तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक या प्रकाश। तृष्णा का क्या हो जाएगा, वितृष्णा। दीर्घकाय का क्या हो जाएगा, कृषकाय। दीर्घकाय का आप लोग लघुकाय तो जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग से पूछ दिया जाता कि कृषकाय का विलोम शब्द क्या है तो क्या होता, दीर्घकाय। इसीलिए पढ़ना अच्छे से है दोस्तों। क्या है, अगला प्रश्न है धृष्ट। धृष्ट का क्या हो जाएगा, नर्म या विनीता या विनीत। धृष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नम्र या विनीता या विनीत कहिए दोस्तों। तो चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का विलोम शब्द क्या है, निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, विहित। नूतन का विलोम शब्द क्या है, पुरातन। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है, पौरसत या पौरावात्य। क्या है दोस्तों, पौरवात्य, याद रखिएगा। प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है, मलान। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है, संकुचन। बर्बर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, सभ्य। क्या है, सभ्य, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, भगोड़ा का क्या होता है तो दोस्तों लड़ाकू, भीरू का क्या होता है निर्भीक। देखिए जो भी विलोम शब्द आप लोगों को एकदम नया लगे उसे 2-3 बार वीडियो को रुक के पढ़ देना है दोस्तों। भीरू का क्या हो जाएगा निर्भीक, मृदुल का क्या हो जाएगा रुच, मृदुल का क्या हो जाएगा दोस्तों रुच, मुख्य का क्या हो जाएगा गौण, यथार्थ का क्या होगा दोस्तों तो कल्पित या आदर्श, क्या हो जाएगा यथार्थ का क्या होगा कल्पित या आदर्श, राग का क्या हो जाएगा द्वेष या विराग, विपन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों तो संपन्न, विपन्न का क्या हो जाएगा संपन्न, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है दोस्तों तो विनित और उदंड, विष्टि और समिष्टि, व्यष्टि और समिष्टि, अशोक और पोशाक, अशोक और पोषक, याद रखिएगा दोस्तों। संकल्प का क्या हो जाएगा विकल्प, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सत्कार का तिरस्कार, सुशील का दुशील, हार्स का क्या हो जाएगा दोस्तों वृद्धि, और क्षणभंगुर का क्या हो जाएगा शाश्वत। तो मेरा यहाँ पे जितना भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द का कलेक्शन था समाप्त हुआ दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे और उनके अर्थ, मुहावरे और क्या पढ़ेंगे दोस्तों उनके अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला मुहावरा है अंकुश रखना, मतलब क्या है इसका मतलब नियंत्रण रखना। अंगारे उगलना इसका मतलब क्या है क्रोध में कटु वचन कहना दोस्तों। अरण्य रोदन इसका अर्थ क्या है दोस्तों तो व्यर्थ का विलाप। अरण्य रोदन का अर्थ क्या है दोस्तों व्यर्थ का विलाप, जिसका कोई प्रभाव ना हो, जिसका कोई प्रभाव ना हो इसको क्या बोलेंगे हम लोग अरण्य रोदन। जैसे अष्ट कष्ट होना, अष्ट कष्ट होना का क्या है अर्थ दोस्तों बहुत भारी संकट आना। आंखें फेर लेना इसका अर्थ क्या है प्रतिकूल होना या बदल जाना। आंखें फेर लेना का क्या हो जाएगा दोस्तों अर्थ प्रतिकूल होना या बदल जाना, याद रखिएगा। चलिए अगला मुहावरा को देखते हैं क्या है। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना इसका अर्थ क्या है संसार की कठिनाइयों का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब क्या है दोस्तों तो संसार के कठिनाइयों का ज्ञान होना। इति श्री होना, तो इति श्री होना का मतलब क्या है समाप्त होना। इधर की उधर करना यानी चुगली करना, इधर की उधर करना का अर्थ क्या है दोस्तों चुगली करना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी रहस्य की बार दूर से जान लेना, रहस्य की बार दूर से जान लेना दोस्तों, याद रखिएगा। उधो का लेना ना माधो को देना, उधो का लेना ना माधो को देना इसका मतलब क्या है किसी से कोई मतलब ना रखना, याद रखिएगा दोस्तों। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है एक ही लकड़ी से हाँकना। एक ही लकड़ी से हाँकना मतलब क्या हो गया सबके साथ समान व्यवहार करना, उचित ना या उचित अनुचित का भेद ना करना, इसी को क्या कहा जाता है एक ही लकड़ी से हाँकना। यानी कि एक ही लकड़ी से अच्छा बैल को भी हाँका जा रहा है और खराब बैल को भी हाँका जा रहा है, यानी सबके साथ में समान ढंग से व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों, तो इसी को क्या कहा जाता है एक ही लकड़ी से हाँकना। अगला प्रश्न है ओखली में सिर देना यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। कलेजा मुंह में आना का क्या है अर्थ दोस्तों तो बहुत व्याकुल होना। कंचन बरसना इसका अर्थ क्या है बहुन धर्म प्राप्त होना। कंधे से कंधे छिलना बहुत भारी पड़ना, बहुत भारी भीड़ होना। कूप मंडूक होना, मुझे उम्मीद है कि इसे आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। कूप मंडूक होना इसका मतलब क्या है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक होना का मतलब क्या है अत्यंत सीमित ज्ञान होना दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो कौड़ी का मोल बिकना बहुत सस्ता या बेकार होना। खिचड़ी अलग पकाना सबसे अलग रहना या अलग राय रखना, इसी को क्या कहते हैं खिचड़ी अलग पकाना दोस्तों। गुलर का फूल होना का मतलब क्या है दुर्लभ होना या दिखाई न देना, इस जैसे कि ईद का चांद, इसका मतलब यही होता है दुर्लभ होना। गागर में सागर भरना दोस्तों, क्या है प्रश्न गागर में सागर भरना इसका मतलब क्या है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना, एक्सपीरियंस्ड होना, याद रखिएगा। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या है दोस्तों बहुत खुशियां मनाना। चंगुल में फंसना का अर्थ क्या है दोस्तों तो नियंत्रण में आना, याद रखिएगा। चंगुल में फंसना का अर्थ क्या है दोस्तों नियंत्रण में आना। चादर से बाहर पैर पैर पसारना, सामर्थ्य से अधिक व्यय करना, क्या है दोस्तों चादर से बाहर पैर पसारना का अर्थ सामर्थ्य से अधिक व्यय करना। छठी का युद्ध याद आना बहुत कष्ट में पड़ना या संकट महसूस करना। छठी का दूध याद आना का अर्थ क्या है दोस्तों तो बहुत कष्ट में पड़ना या संकट महसूस करना। जहर की घूंट पीना का मतलब क्या है अपमान को चुपचाप सह लेना। टेढ़ी खीर होना इसका अर्थ क्या है दोस्तों टेढ़ी खीर होना का बहुत कठिन कार्य करना। टेढ़ी खीर होना का अर्थ क्या है दोस्तों तो बहुत कठिन कार्य होना, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना टेढ़ी खीर है दोस्तों, यानी कि बहुत कठिन कार्य है, याद रखिएगा। अगर हम लोग आगे देखें तो अगला हम लोग का मुहावरा क्या है
तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब क्या है? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तूती बोलना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत प्रभाव होना। दम साधना, क्या है दोस्तों इसका? दम साधना का अर्थ क्या है? चुप रहना या सांस रोक कर बैठना। अगला प्रश्न है, दांतों तले उंगली चबाना, आश्चर्यचकित होना दोस्तों। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दम साधना और तूती बोलना। तो दोनों का दोनों याद रखिए। तूती बोलना का मतलब बहुत प्रभावी होना, दम साधना का मतलब क्या है? चुप रहना या सांस रोक कर बैठना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आश्चर्यचकित होना। दो कौड़ी की आदमी मतलब क्या होना? तो तुच्छ या सम्मान व्यक्ति, इसका अर्थ है दोस्तों धूप में बादल सफेद करना, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, माफ कीजिएगा, अनुभवहीन होना। धूप में बाल सफेद करना का मतलब क्या है दोस्तों? अनुभवहीन होना। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो नाक के भौं सिकोड़ना, घृणा करना या असंतोष प्रकट करना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब क्या है? घृणा करना या असंतोष प्रकट करना दोस्तों। 9 2 11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। पगड़ी उछालना, यानी क्या क्या होता है इसका मतलब? बेइज्जत करना। पहाड़ टूट जाना का मतलब क्या है दोस्तों? तो अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आना। पानी पी पी कर कोसना, यानी बहुत अधिक बुरा भला कहना। पानी पी पी कर कोसना का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत बुरा भला कहना। और एक इसी के जैसे याद रखिए, सातों घाट का पानी पीना, यानी सातों घाट का पानी पीना का मतलब भी बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही अनुभव वाला व्यक्ति होता है दोस्तों। पौ 12 होना का मतलब क्या है? खूब लाभ होना। पौ 12 होना का मतलब क्या है दोस्तों? खूब लाभ होना। और 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आगे देखते हैं। तो क्या है? बंगले झांकना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो निरत्तर होना या लज्जित होना। जैसे कि कोई प्रश्न पूछ दिया तो इधर उधर देखते हैं, बंगला झांकने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या होना दोस्तों? निरुत्तर होना, यानी कि उसके पास कोई उत्तर नहीं है। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना। मक्खियां मारना का क्या अर्थ है दोस्तों? तो खाली बैठे रहना, बेरोजगार रहना। मुट्ठी गर्म करना, यानी कि क्या होता है दोस्तों? रिश्वत देना। लकीर का फकीर होना का मतलब क्या है? पुरानी परंपराओं पर चलना दोस्तों। लोहे के चने चबाना, बहुत संघर्ष करना। सह देना, यानी बढ़ावा देना। सह देना का मतलब क्या है दोस्तों? बढ़ावा देना। सब्स बाग दिखाना, क्या है दोस्तों? सब्स बाग दिखाना, ये आप लोगों के लिए नया होगा। सब्स बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या है? लालच देकर बहकाना। हथेली हथेली पर सरसों जमाना। असंभव कार्य को शीघ्र करने की कोशिश करना। हथेली पर सरसों जमाना, जैसे कि आप लोग सरसों का दाना देखते होंगे कि हाथ में आप उसको बंद करना चाहते होंगे कि लेकिन वो बार बार फिसल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझिए इसका अर्थ क्या होता है कि असंभव कार्य को आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा तो बार बार वो व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों। तो हवा से बातें करना, यानी बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करने का अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत तेज दौड़ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का मुहावरा भी समाप्त हुआ। अब हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे दोस्तों। क्या है? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अनगिनत। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अकिंचन कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहेंगे। जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ, यानी कि जिसके पास कम ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अथाह। क्या कहते हैं? अथाह। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अनवरत। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। जिसके कोई शत्रु जन्म न लिया हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अविस्मरणीय। क्या कहेंगे दोस्तों? अविस्मरणीय, याद रखिएगा। चलिए अगले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। क्या है? तो जिस वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिर्वाचनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहेंगे। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। क्या कहेंगे दोस्तों? अतिशयोक्ति। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न। जो अंडे से जन्म लेता हो उसको अंडज कहते हैं। और महल का वह भाग जहाँ पे रानियां निवास करती हैं उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर। महल का वह भाग जहाँ पे रानियां निवास करती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःपुर, याद रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों। क्या है? जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपम। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगोचर। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अगोचर।
पर्वत की ऊपरी की समतल भूमि को क्या कहते हैं? अद्यतिका। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्वत की ऊपरी समतल भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अद्यतिका। याद रखिएगा, ये नया होगा आप लोगों के लिए। पर्वत का निचला भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्यका। याद रखिएगा, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं दोस्तों। तो जो जो नया होगा उसको 2-3 बार जरूर पढ़िए दोस्तों, वीडियो रोक के। चलिए अगले अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला हम लोग का शब्द है दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जीतने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिगीसा या जिजीविसा। याद रखिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? मुमुक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमुक्ष। मरने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? मुर्मुसा। क्या कहते हैं दोस्तों? मुमूर्षा। याद रखिएगा, तैरने की इच्छा रखने वाला को तितिरसा। ये आप लोगों के लिए नया होगा। तैरने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? तितिरसा। याद रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवाग्नि। क्या कहते हैं दोस्तों? दवाग्नि। फिर से एक नया वर्ड आ गया, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवाग्नि। पेट में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? तो जठार अग्नि। क्या कहते हैं दोस्तों? जठार अग्नि। याद रखिएगा, समुद्र में लगने वाला अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वा अग्नि। क्या कहते हैं दोस्तों? बड़वा अग्नि। याद रखिएगा, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्जय। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहेंगे। जो मार्ग कठिन हो उसको क्या कहेंगे? दुर्गम। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? प्रोपित पतिका। क्या कहेंगे दोस्तों? तो प्रोपित पतिका। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्त, प्रोपित पतिका। याद रखिएगा, वह स्त्री जिसका परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। याद रखिएगा, ये सब आप लोगों के लिए नया होगा तो जरूर ध्यान में रखना है। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। सैया काल के समय जब पशु चरकर लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं उस समय को? तो गोधूली। जब सैया काल में पशु चरकर लौटते हैं यानी सूरज डूबने वाला रहता है, उस समय कुछ जो लालिमा लालिमा सा दिखाई देता है उसे हम लोग गोधूली समय कहते हैं दोस्तों। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे दोस्तों? तो सर्वज्ञ कहेंगे। याद रखिएगा। अगला है हम लोग का, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे? वाचाल। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहेंगे। उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहेंगे। उपकार को ना मानने वाला को क्या कहेंगे दोस्तों? तो कृतघ्न। क्या कहेंगे? कृतघ्न। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सुग्रीव। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे क्या कहेंगे? कवित्री। क्या कहेंगे दोस्तों? कवित्री। याद रखिएगा। और हम लोग का लास्ट बस 4 बज गया, देख लीजिए। जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री, जो पुरुष कविता लिखता हो उसे क्या कहेंगे? कवि। जो पहले जन्मा हो या बड़ा भाई हो उसे अग्रज कहेंगे, और जो छोटा भाई हो बाद में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। जरूर याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का विलोम शब्द और मुहावरा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त हुआ दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि को अच्छे ढंग से समझिएगा, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसे सिर्फ रटना है दोस्तों, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे समझना है। देखिए क्या है, तो संधि का मैंने परिभाषा भी दिया है, देख लेते हैं आराम से। दो या दो से अधिक वर्णों के आसपास आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। देखिए क्या कहा गया है दोस्त, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में आमने सामने आते हैं और मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? वर्ण। वर्ण क्या होता है दोस्तों? तो वर्ण 2 टाइप का होता है, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण क्या होता है दोस्तों? एक स्वर वर्ण और एक क्या होता है? व्यंजन वर्ण। जैसे अ से अह तक जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं, और जो क से लेके ज्ञ तक जो लिखते हैं, जो वर्ण लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो कोई भी वर्ण हो, जब वो दोनों आपस में आके मिलेगा और कुछ परिवर्तन हो जाएगा, या तो उसके अर्थ में क्या हो जाएगा दोस्त? कुछ परिवर्तन, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधि। इसको देखिए दोस्तों, दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक नया रूप ले लेता है, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि। जरूर याद रखिएगा। और इस संधि का उदाहरण देखिए, उसके बाद हम लोग संधि का प्रकार भी देखेंगे दोस्तों। जैसे हिम एक वर्ड है, हिम का अर्थ होता है बर्फ। आलय एक अलग वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? घर। तो अब दोनों मिल गया है तो क्या बना दिया दोस्तों? हिमालय। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग दूसरा परिभाषा देखे थे उसमें क्या देखे थे कि पहला शब्द का अंतिम शब्द या अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द हिम था, हिम का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ। और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ।
तो दोनों मिलके अ और आ मिलके क्या बना दिया गया आ, और दोनों क्या हो गया हिमालय, हिम और आलय हिमालय, तो बीच में क्या बना दिया गया दोस्त आ, याद रखिएगा। तो इसी तरीके से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और नया विकार उत्पन्न करते हैं उसी को क्या कहेंगे संधि। तो चलिए दोस्तों अब इसके टाइप को देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे स्वर्ण संधि, दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन संधि। और उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों विसर्ग संधि। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने सारे संधि को और सारे संधि का थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है और उससे संबंधित 15 उदाहरण लिखे हुए हैं दोस्तों। तो इसे पढ़ने के बाद आप स्वर संधि को पहचान लीजिएगा और अगर आप लोग का एग्जाम में आया तो उससे अच्छे ढंग से आप कर पाइएगा दोस्तों, उसको हल कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है स्वर संधि। देखिए दोस्तों, जब दो स्वर, क्या बोला गया है दोस्तों, जब दो स्वर मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। स्वर कहने का मतलब जैसे अ से आ मिल जाएगा, जैसे अ से ई मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब स्वर से स्वर मिलता है और उसके बाद कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। देखिए संधि कितने प्रकार का होता है 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि कितना प्रकार का होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। हम लोग स्वर संधि भी देखेंगे, उसके बाद जस्ट इसके बाद स्वर संधि का प्रकार भी देखेंगे दोस्त। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, बस आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो स्वर्ण संधि समझ में आ ही गया होगा कि जब दो स्वर सिर्फ जुड़े, व्यंजन नहीं, जब जब सिर्फ दो स्वर जुड़ता है और शब्दों में विकार आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्वर्ण संधि। जैसे देखते हैं हिम जोड़ आलय। क्या दोस्तों हिम जोड़ आलय, हिम से अ और आलय का आ, दोनों क्या है दोस्तों, दोनों स्वर है और दोनों जोड़ के विकार उत्पन्न कर दे रहा है, हिमालय बना दे रहा है। जैसे विद्या, तो विद्या के लास्ट में आ है और अर्थी, तो अ और आ मिला के क्या बन गया आ, आ और अ मिलके क्या बना दिया गया दोस्त आ। तो दोनों मिलके एक नया शब्द बना दिया विद्यार्थी। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, अर्थी का मतलब होता है प्राप्त करना। तो विद्या प्राप्त करने वाला का क्या हो गया विद्यार्थी, याद रखिएगा। उसी तरीका से रवि और इंद्र, देखिए यहाँ से क्या जुड़ा ई और यहाँ से क्या जुड़ा ई, क्या जुड़ा दोस्तों ई। तो दोनों मिलके क्या बना देगा ई, क्या बना देगा दोस्तों ई, बड़ी ई। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सिर्फ जो स्वर से स्वर मिल रहा है तो उसमें जो विकार आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्वर संधि। तो मैंने यहाँ पे टोटल 15 एग्जाम्पल लिया है, आप लोग इसे हर एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे लास्ट में देखिए क्या है पौ जोड़ अक, क्या है दोस्तों पौ जोड़ अक। तो पौ में क्या है औ, क्या है दोस्तों औ, और औ में क्या जुड़ जा रहा है अ में क्या, अ में क्या जुड़ जा रहा है अ, तो इससे क्या बना दोस्तों औ। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अ और अ मिलके कैसे अ बनाया, जब हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि जब स्वर से स्वर मिलके विकार उत्पन्न करता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है और अगर स्वर संधि से प्रश्न आया तो आप लोग जरूर ही कर पाइएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग दीर्घ संधि देखते हैं क्या होता है। जब दो समान स्वर, चाहे हर्ष, हर्ष का मतलब छोटा या दीर्घ स्वर, छोटा स्वर या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो वे हमेशा बड़ा स्वर बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों बड़ा स्वर। जैसे अ या आ मिले और छोटा अ मिलेगा, दोनों मिलके आ बनाएगा, या तो आ और अ मिले दोनों मिलके क्या बना देगा बड़ा आ, हमेशा क्या बनेगा बड़ा आ। जैसे अ से आ मिलेगा दोस्तों हमेशा क्या बनाएगा आ, जैसे आ से आ मिलेगा तो क्या बनाएगा आ, और नॉर्मल अ से अ मिलेगा तो क्या बना देगा अ। यानी कि चाहे छोटा से छोटा मिले, बड़ा से बड़ा मिले, बड़ा से छोटा मिले, हमेशा बड़ा ही लिखा जाएगा दोस्तों। वो हमेशा किस में चेंज होगा बड़ा में ही। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ उदाहरण है, अ और आ मिलेगा तो आ बनाएगा, अ और आ मिलेगा तो आ बनाएगा, ई और ई मिलेगा तो ई और ई मिलेगा तो ई। देखिए दोनों बड़ा था बड़ा बनाया, दोनों छोटा है लेकिन बड़ा बनाया। तो कुछ भी हो हमेशा क्या बनेगा बड़ा संधि ही बनेगा। तो इसी को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ, धर्म में अ आ गया और उसमें भी क्या है अर्थ, तो दोनों अ और अ मिलकर क्या बना दिया आ। तो इसी से क्या हो गया धर्मार्थ, क्या हो गया दोस्तों धर्मार्थ, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देव, देव में अ है और यहाँ पे क्या है दोस्तों आले से आ, तो अ और आ मिलके क्या बना देगा आ, क्या बनाएगा दोस्तों आ। तो देव और आलय, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे देवालय, क्या बोलेंगे दोस्तों देवालय। तो देख रहे हैं यहाँ पे अ और आ मिलके क्या बना रहा है आ।
तो आप लोग, मुझे लगता है कि इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि चाहे आप किसी भी स्वर को जोड़े, छोटा से छोटा, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, सबसे मिलके बड़ा ही बनेगा। तो जिसी को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला संधि क्या है, गुण संधि। जैसे गुण संधि किसको बोलेंगे, जब अ, आ, ई, उ या री आए तो वह क्रमशः ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। किस में बदलता है, अ और आ, उ और, देखिए ई और ई, उ और री। तो आता है तो किस में बदल जाता है, ए में। जैसे देख लीजिए, अ और ई आया तो क्या में बदल गया, ए में। आ और ई आया तो किस में बदल गया, ए में। उ और उ बदल गया तो किस में चेंज हो गया, ओ में। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब अ और ई आए तो किस में बदल जाएगा, ए में। या आ या ई आए किस में बदल जाएगा, ए में। जैसे उ और री आए या उ और री आए तो किस में बदल जाएगा, अर में। किस में बदल जाएगा दोस्तों, अर में, याद रखिएगा। जैसे दो देख लीजिए, अ और उ आया तो किस में बदल गया, ओ में। आ और री आया तो किस में बदल गया दोस्तों, अर में। तो ध्यान में रखिएगा। तो जो इस तरह का जो बदलाव होता है उसी को हम लोग गुण संधि कहते हैं। जैसे नर जोड़ इंद्र, क्या है दोस्तों, नर जोड़ इंद्र, नर जोड़ इंद्र। तो नर्स का क्या आ गया, अ, और इंद्र का क्या हो गया, ई। तो दोनों मिलके क्या बना दिया, ए। क्या बनाया दोस्तों, ए। तो नर और इंद्र मिलके नरेंद्र। जैसे महा से क्या आया, आ, और इससे क्या आ गया, ई। तो दोनों मिलके क्या बना देगा, ई, यानी कि महेश। क्या बना देगा दोस्तों, महेश, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग बाकी उदाहरणों को भी अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं, वृद्धि संधि। क्या है दोस्तों, वृद्धि संधि, याद रखिएगा। जैसे अ, आ, ए, ओ या औ मिलता है तो क्रमशः ए और ओ में बदल जाता है। जैसे अ और ए, बड़ा ए में बदल गया। आ और ए, बड़ा ए में बदल जा रहा है। अ और ए, बड़ा ए में बदला। ओ और अ और औ, बड़ा औ में बदला। आ और औ, बड़ा औ में बदल रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमेशा छोटा से छोटा को मिला रहे हैं, बड़ा बन रहा है, छोटा से बड़ा को मिला रहे हैं, बड़ा ही बन रहा है। तो इसी को वृद्धि संधि बोलते हैं, यानी कि हमेशा बढ़ता है, हमेशा क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। देखिए जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, एक एक, एक में अ है और इधर से एक से क्या ले लेंगे, ए। तो दोनों मिलके क्या बना देगा, ए। क्या बना देगा दोस्तों, ए। तो एकाएक हो जाएगा, एक और एक क्या हो जाएगा, एकाएक। जैसे सदा का क्या हो जाएगा, तो सदा का आ और एव का ए। तो ये क्या बना देगा, ए, यानी कि सदैव। क्या बना देगा दोस्तों, सदैव, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला हम लोग का क्या है। जैसे जब ई और ई, जैसे मैं इसे समझाने से अच्छा नीचे जो उदाहरण है उसी को देख लीजिए सर। देख लीजिए दोस्तों, जब ई और अ या बना दे, ई और आ या बना दे, ई और आ या बना दे, उ और अ व बना दे, और उ और आ वा बना दे। तो जो इस टाइप का जो विकार उत्पन्न होगा उसी को यन संधि कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ई और ई या बना दे, ई और आ या बना दे, ई और आ या बना दे, उ और अ व बना दे, उ और आ वा बना दे। तो ऐसा जो संधि का विकार उत्पन्न हो रहा है इसी को हम लोग यन संधि कहते हैं। जैसे पढ़ देते हैं, अति जुड़ अधिक। तो अति में क्या आ गया, ई आया, और इधर से क्या आ गया, अधिक से आ गया, सॉरी अ आ गया। तो ई और अ मिलके क्या बना देगा, यह। तो जैसे कि अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। क्या हो गया दोस्तों, अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। तो ई और अ मिलके यह बना दिया। तो उसी तरीके से समझना है कि जो इस तरह का बदलाव हो रहा है इसी को हम लोग यन संधि कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग का स्वर वर्ण का अंतिम संधि देखते हैं, अंतिम प्रकार देखते हैं, अयादी संधि। ए, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए आए, ओ और औ का आओ हो जाता है। देखिए क्या क्या बोले, ए किस में बदल जाएगा, ए में। ए किस में बदल जाएगा, आए में। ओ किस में बदलेगा, औ में। और औ किस में बदलेगा दोस्तों, आओ में। जैसे उदाहरण देखिए, ए आ, जैसे ने अन, क्या है दोस्तों, ने अन। ने में क्या आ गया, ए, और अन में से क्या आ गया, अ। क्या आ गया दोस्तों, अ। तो ए और अ मिलके क्या बना देगा, ए। क्या बना देगा दोस्त, ए। तो जैसे देखिए यहाँ पे नयन, नयन, देखिए अयन बन गया, तो यहाँ पे ए बन रहा है दोस्तों। जैसे देखिएगा, ए जोड़ ई, ए जोड़ क्या है दोस्तों, ई। तो ए और ई मिलके क्या बना देगा, आई। क्या बना देगा दोस्तों, आई। जैसे ने जोड़ इका, नायिका।
नए जोड़ इका क्या हो जाएगा, नायिका। तो इस टाइप का जो संधि होता है इसको अयादी संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वर संधि और उसके प्रकारों को पढ़ा। अब हम लोग व्यंजन संधि देखेंगे दोस्तों। तो चलिए व्यंजन संधि को आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला अगला क्या है टॉपिक दोस्तों, तो व्यंजन संधि क्या है देखेंगे। व्यंजन संधि क्या होता है, जब किसी व्यंजन के मेल से किसी स्वर या व्यंजन, देखिए किसी व्यंजन का मेल किससे होता है, किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तो उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, अभी क क्या है, एक हम लोग का व्यंजन वर्ण है, इसका मिलन किससे हो रहा है, अ से। तो जो ऐसा संधि बनता है, यानी कि जब कोई व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से ही मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पे क्या क्या मिला है, दिक और अंबर, तो क्या बन गया, दिगंबर। जैसे क जोड़ इस क्या बन गया, वागीस, क्या बन गया, वागीस। जैसे च क्या है हम लोग का, एक व्यंजन है, और अ क्या है, एक स्वर है। दोनों मिल के क्या बना दिया, ज। दोनों मिल के क्या बना दिया, ज। जैसे अच जोड़ अंत, अजंत। अच जोड़ अज जोड़ अंत क्या हो जाएगा, अचंत। अगला प्रश्न, अगला कुछ कुछ देख लीजिए, बाकी को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे वी जोड़ छेद, वी जोड़ विच्छेद, वी जोड़ छेद। तो देखिए यहाँ से क्या मिला, ई, और यहाँ से माफ कीजिए छोटी ई है, यहाँ से हम लोग का क्या मिला दोस्तों, ई, और यहाँ से क्या मिल गया, छे। तो दोनों मिलके क्या बना दिया, विच्छेद। दोनों मिलके क्या बनाया दोस्तों, इच्छे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक स्वर और एक व्यंजन, कम से कम एक व्यंजन होना ही चाहिए। दोनों व्यंजन रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यंजन तो होना ही चाहिए। एक व्यंजन किसी दूसरे स्वर या किसी दूसरे व्यंजन के साथ में मिलके जब शब्दों में कोई विकार उत्पन्न करता है तो उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं आगे। मुझे सिर्फ इसका उदाहरण आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्त। अगला जो क्या है हम लोग का, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग लगा हुआ होगा, तो इसे मुझे बताने में ज़्यादा आप लोग को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिसमें जिसमें विसर्ग लगा, जैसे निह जोड़ चय निश्चय, दुह जोड़ चरित्र दुश्चरित्र, निस जोड़ क्षण निश्चल, नमः जोड़ते नमस्ते, नी जोड़ संतान निसंतान। सारे शब्दों में आप लोग देख रहे हैं कि सारे शब्दों में क्या लगा हुआ है, विसर्ग। सारे शब्दों का अंत में क्या लगा हुआ है, विसर्ग। तो इसीलिए इसे विसर्ग संधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें विसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि यही बहुत ही आसान था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्त। तो आप लोग सारे उदाहरण को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्त, जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस शब्द से किसी काम होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना और दौड़ना। लेकिन क्रिया का मुख्य रूप से हम लोग क्रिया का भेद हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है, सकर्मक क्रिया। तो हम लोग देखेंगे दोस्त कि अकर्मक क्रिया होता है, मैंने सिर्फ इसे समझाया है ताकि आप लोगों के एग्जाम में ये बन सके। इससे जो भी प्रश्न है, मैंने इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रखे हैं या तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा आज का मकसद था कि आप लोग सिर्फ इसे समझ जाइए। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो और वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कर्म कहने का मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाते तो उसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता था वैसे ही समझिएगा। कर्ता का मतलब क्या है, जो सेंटेंस वाक्य में काम कब करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। और काम का प्रभाव अगर किसी पे पड़ता, मान के चलिए काम का प्रभाव कर्म पे पड़े, माफ़ कीजिएगा मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिससे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है जिसे पढ़िएगा कि शेर जंगल में दहाड़ता है। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन करता है, कौन कर्म है और कौन क्रिया है। तो शेर को दहाड़ने का काम कौन कर रहा है, शेर। तो शेर को क्या कहेंगे दोस्तों, कर्ता। शेर को क्या कहेंगे, कर्ता। याद रखिएगा, दहाड़ता काम क्या चीज़ का कर रहा है, दहाड़ने का काम। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया। किस चीज़ का काम हो रहा है, दहाड़ने का काम। तो क्या हो गया दोस्तों, क्रिया। कर कौन रहा था, शेर, तो शेर कर्ता हो गया। दहाड़ कौन रहा है तो मतलब काम क्या हो रहा है, दहाड़ने का, तो क्रिया हो गया। और जंगल, जंगल यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो कर्म। कहाँ पे दहाड़ रहा है शेर, जंगल में दहाड़ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्म। याद रखिएगा। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि जैसे सौरभ फुटबॉल खेलता है, सौरभ फुटबॉल खेलता है, काम कौन कर रहा है, सौरभ। और क्या चीज़ का काम हो रहा है, खेलने का काम। तो खेलना हो गया क्रिया, करने का कर कौन रहा था, सौरभ, तो सौरभ हो गया कर्ता। काम क्या हो रहा है, खेलना, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया।
अब एक और चीज़ नया आ गया इसमें, फुटबॉल। तो फुटबॉल हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्म। फुटबॉल क्या हो जाएगा दोस्त, कर्म, ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग की सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो अकर्मक क्रिया हम लोग क्या बोले, जिस वाक्य में या तो जिस क्रिया में या तो जिस क्रिया को कर्म का आवश्यकता नहीं होता उसी को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे बच्चा रात भर रोता रहा, रोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा, तो क्या हो गया, कर्ता। और रोना, रोना क्या हो गया, तो क्रिया हो गया। और रात भर, तो रात भर क्या हो गया, कर्म। तो अगर हम लोग कर्म को नहीं भी डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा रोता रहा। तो ये भी हम लोग का एक कंप्लीट वाक्य है और सही मीनिंग दे रहा है। तो अगर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्रिया जिसको कर्म का कोई जरूरत नहीं होता है, तो वैसा क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे रोना, तो रोना कैसा क्रिया है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म का रहना या ना रहना से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जैसे शेर जंगल में दहाड़ता है, तो अगर हम लोग जंगल को हटा दें दोस्तों और उसके बाद बोले शेर दहाड़ता है, तो ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। और अगर हम लोग जंगल डाल दें तो भी पूर्ण वाक्य रहेगा। यानी कि जंगल रहे चाहे ना रहे, सेंटेंस अपने आप में पूरा होता है। तो ऐसा क्रिया जिसमें हम लोग को कर्म का जरूरत ना पड़े, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को सेंटेंस पहचानने के लिए है कि कौन सा अकर्मक क्रिया है और किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर पहचान लीजिएगा। तो चलिए सकर्मक क्रिया को देखते हैं। तो सकर्मक क्रिया मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। माफ़ करिएगा, मुझे लगता है कि एक स्लाइड आज छूट गया है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बता देता हूँ। एक स्लाइड छूट गया है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। क्या है सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ दोस्तों। तो उस वाक्य को अगर आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे वैज्ञानिक दवा का खोज किए, दवा का खोज किए। अब इस वाक्य को अगर आप लोग देखिएगा दोस्त, तो ये खोज करने का कौन काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक, तो ये हो गया कर्ता। और क्या काम हो रहा है, खोजने का, तो खोज क्या हो गया हम लोग का, क्रिया। लेकिन अब अगर हम लोग ऐसा बोले कि वैज्ञानिक खोज किए, अब वैज्ञानिक खोज किए बोल रहे तो सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। क्या चीज़ का खोज किए, तो दवा का खोज किए। किसका खोज किए दोस्तों, दवा का। अभी जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है दोस्तों, तो क्रिया पे। अभी माफ कीजिएगा, कर्म पे। अभी जो मैंने वाक्य लिखा था, जैसे वैज्ञानिक क्या खोज किए, दवा का खोज किए, तो जो खोज है इसका प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। तो वैसा क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक स्लाइड छूट गया है, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगला जो हम लोग वाक्य शब्द का उत्पत्ति है उसे देख लेते हैं। क्या है, तत्सम शब्द। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया जाए उसे ही हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग अगर अपने बोलचाल में अग्नि शब्द का उपयोग किए तो ये संस्कृत का शब्द है, जिसे संस्कृत में जैसा लिखा जाता है वैसे ही यूज करते हैं। तो अग्नि को हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का शब्द है, इसको हम लोग एकदम सेम टू सेम हिंदी में अगर इसका यूज कर देते हैं तो इसको हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे। वैसा शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, तो वैसे वाक्यों को या वैसे शब्दों को, माफ कीजिए वाक्यों नहीं, वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे चंद्र, चंद्र को हम लोग क्या कह देंगे, तत्सम शब्द, क्योंकि संस्कृत में भी चंद्र ही लिखते हैं। जैसे सूर्य, तो सूर्य भी संस्कृत शब्द है और उसका प्रयोग हिंदी में भी हम लोग ज्यों का त्यों करते हैं। तो वैसे संस्कृत के शब्द जिसका हिंदी में या किसी भी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, एकदम सेम टू सेम होता है, तो उन भाषाओं को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे अग्नि, आम्र, दुग्ध, घृत, कर्पूर, सूर्य, चंद्र, अश्रु, क्षेत्र, कार्य, नासिक, मयूर, वृक्ष, हस्त और ओष्ठ। आप लोगों ने जीडी के प्रीवियस ईयर अगर प्रश्न देखे होंगे तो उसमें ऐसा प्रश्न बहुत बार आया हुआ है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, ऐसा पूछा गया है। तो जरूर इसे देखिएगा दोस्तों। आप लोग इससे संबंधित और भी प्रश्न पढ़ के जाइएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे हिंट दिया हुआ हूँ कि ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला क्या है, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या है, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन हो गया,
जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न तो हुए लेकिन उनका रूप में परिवर्तन आ गया समय के साथ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, हम लोग का संस्कृत में शब्द क्या था, अग्नि। अग्नि अगर कहते डायरेक्टली तो वो तत्सम हो जाएगा, लेकिन अग्नि का नया रूप हम लोग कहते हैं आग का प्रयोग करते हैं अग्नि की जगह पे। तो आग जो है वो तद्भव शब्द है। जैसे आम्र संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ परिवर्तन करके आम कह देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। जैसे सूर्य संस्कृत का शब्द है, इसको हम लोग इसमें थोड़े से बदलाव करके सूरज कह देते हैं, तो ये हम लोग का तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जो शब्द संस्कृत से तो आया है लेकिन उसका समय के साथ बदलाव हो गया है, तो ऐसे ही शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों, जरूर ध्यान में रखना है। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देशज। तो देशज क्या होता है दोस्तों, तो वे शब्द जो स्थानीय बोलिए या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। मतलब क्षेत्रीय शब्द जो हिंदी के बोलचाल में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, देशज शब्द। जैसे लोटा, पगड़ी, ये सब शब्द कैसा शब्द है दोस्तों, देशज शब्द। क्षेत्रीय शब्द है खिड़की, थैला, डिबिया, गड़बड़, झुग्गी, परात, खुरपा, चटपट, खचाखच, टांग, पेट, कौड़ी, फुनगी। तो यहाँ पे जितना भी मैंने शब्द कहा सब कैसा शब्द है दोस्तों, मतलब दूसरे लैंग्वेज का शब्द है, लेकिन इसका क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हम लोग इसको अपने हिंदी भाषा में उपयोग कर देते हैं इन सब शब्दों का। तो ऐसे शब्द जो हिंदी का ना हो, क्षेत्रीय भाषा का हो, पर उसका उपयोग अगर हिंदी में हो रहा है तो उसी को हम लोग देशज शब्द कहेंगे दोस्तों। अगला क्या है, विदेशज शब्द। अभी हम लोग क्षेत्रीय शब्द देख रहे थे, अब क्या देखेंगे, विदेशज शब्द। जो शब्द विदेश से आए हुए हैं लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में एकदम आम तरीके से किया जाता है, तो वैसे शब्दों को हम लोग विदेशज कहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक इंग्लिश शब्द है लेकिन हम लोग उसका हिंदी में ही प्रयोग कर देते हैं बोलने में, लिखने में। जैसे स्टेशन, चाकू, कैंची। आप लोगों को लग रहा होगा कि कैंची तो हिंदी शब्द है, पर ये तुर्की शब्द है दोस्तों। जैसे किताब, किताब अरबी शब्द है। अदालत, अदालत भी अरबी शब्द है। तो इसका उपयोग हम लोग सीधा हिंदी में कर देते हैं विदेशी शब्दों का। तो ऐसे शब्द जो विदेश से आए हुए हैं पर उनका हिंदी में उपयोग हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे चाय, तो चाय चीनी शब्द है। लीची, लीची भी क्या कैसा शब्द है दोस्तों, चीनी शब्द है। तो वैसे शब्द जो बाहर से आए हैं पर उनका प्रयोग हम लोग हिंदी में एज इट इज कर देते हैं, सेम टू सेम कर देते हैं, तो वैसे शब्द को विदेशज कहा जाता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज बहुत ही आसानी ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुझे लगता है कि यही PDF, तो यही जो पेज है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा, जो छूट गया था उसके जगह में एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा और वो छूट गया होगा दोस्तों। तो चलिए अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे पर्यायवाची शब्द रखे हैं जो आप लोगों को नॉर्मली नहीं देखने को मिलता होगा। जैसे आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे कि सूरज का होता है सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं दोस्त। मैंने उन शब्दों को रखा है जो आप लोग का पहुँच से थोड़ा दूर होगा। तो चलिए देखिए क्या क्या है। अग्नि को क्या क्या कहते हैं, देखिए अग्नि को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वैश्वनार। क्या है दोस्तों, वैश्वनार। इसका अगला पर्यायवाची शब्द क्या है, जात वेदस। अगला पर्यायवाची शब्द क्या है, हुतासन। अगला पर्यायवाची शब्द क्या है, कृषाणु। अगला पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, पावक। तो देख रहे हो दोस्त कितने तगड़े तगड़े लेवल का शब्द मैंने लाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आ गया कि जात वेदस का पर्यायवाची शब्द बताइए तो आप लोग का वहाँ पे पसीना छूट जाएगा दोस्तों। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं अमृत। अमृत का क्या है, पीयूष, सोम, अमीय, जीवनोदक, सुरभोग। क्या है दोस्तों, सुरभोग। जरूर याद रखना है। अश्व का क्या है, वाजी, हाय, घोटक, सैंधव, तुरंग। तो तुरंग आप लोग जानते होंगे, घोटक जानते होंगे, वाजी जानते होंगे, लेकिन सैंधव जरूर याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए नया होगा दोस्तों। तो जो नया होगा उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। असुर का क्या हो जाएगा, धनुज, तामचीर, निशाचीर, सुरारी, यातुधन। मैं 100% कह सकता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एकदम 100% ये नहीं पता होगा दोस्तों कि असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यातुधान होता है। क्या होता है दोस्तों, यातुधान। तो ऐसे ऐसे पर्यायवाची शब्द अभी ट्रेंडिंग में है दोस्त, बार बार पूछे जा रहे हैं, जिससे बच्चा फंस जाता है। पर इन शब्दों को आप लोग जरूर याद में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आकाश। आकाश का क्या है, व्योम, अनंत, अभ्र, पुष्कर और शून्य। देखिए आप लोग व्योम और अनंत तो जानते होंगे, लेकिन पुष्कर नहीं जानते होंगे, अभ्र नहीं जानते होंगे और शून्य नहीं जानते होंगे। ये किसे कहा जाता है, आकाश को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा।
मैंने ये जितने भी प्रश्न हैं जो पर्यायवाची शब्द लिए हुए हैं, ये हाल फिलहाल के जो जैसे बिहार का एग्जाम हो गया, झारखंड का एग्जाम हो गया, तो उसमें पूछे गए हिंदी के प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पे लाके कलेक्ट किया है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न हैं जो जीडी के एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हैं, आने संभावित हैं दोस्तों। अगला देखते हैं क्या, इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता है, मघवा। याद, माधव नहीं दोस्तों, माधव कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मघवा, याद रखिएगा। शुक्र, पुरंदर, विडोजा, वासव। मैं 100% कह सकता हूँ कि विडोजा इंद्र का किन्हीं को भी पर्यायवाची शब्द नहीं पता होगा। मघवा भी नहीं पता होगा दोस्तों। तो जरूर याद रखना है इंद्रानी। इंद्रानी का क्या हो जाएगा, पुलो, पुलो मोजा। अगला क्या है, सची। अगला क्या है, इंद्री। अगला क्या है, महेंद्री। अगला क्या है दोस्तों, सतावरी। देख रहे हैं दोस्त कितना हाई लेवल का एकदम शब्द में ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को लाया हूँ, अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्या है, इच्छा। इच्छा का क्या हो जाएगा, इप्सा। अस्पृहा, वांछा। अभिलाषा तो जानते होंगे, मनोरथ भी जानते होंगे, लेकिन ऊपर का जो 3 वर्ड है इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। इप्सा, स्पृहा, वांछा, याद रखिएगा। कमल है तो कमल का क्या हो जाएगा, इंदावर, उत्पल, पुंडरिक, वरिजा, सरसिज। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरसिज। तो देख रहे हैं 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा दोस्तों, नहीं तो एक बार पढ़िएगा तो फर्स्ट बार ही पढ़े और ऐसा ऐसा वर्ड है कि आप लोग 100% भूल जाएगा अगले दिन। तो जरूर 2 से 3 बार पढ़िएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, कपड़ा। कपड़ा का क्या हो जाएगा, वसन, अंबर, पट। अंबर तो जानते होंगे, पर अंबर का मतलब बादल जानते होंगे, पर यहाँ पे अंबर का मतलब क्या है, कपड़ा। परिधान आप लोग जानते होंगे, पर दुकल। जो जो नया शब्द है उसको एकदम याद रखना है। वसन, अंबर, पट और दुकुल, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, कपड़ा का। कामदेव का क्या हो जाएगा, कंदर्प, मार, ममंथ, अतनु, पंचसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचसर, याद रखिएगा। किरण का क्या हो जाएगा, मारीची, मयूख, अंशु, रसीम और कर, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग अगला देखें तो क्या है, कुबेर, यशराज, किनरेश, धनद, राजाराज, अलकाधिपति। क्या है दोस्तों, अलकाधिपति। ये सब किसका है, तो कुबेर का। एक बार फिर से देखिए क्या है कुबेर का पर्यायवाची शब्द, यक्षराज, किनरेश, धनद, राजराज, फिर क्या है, अलकाधिपति, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हम लोग का कौन सा शब्द, गणेश। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हेरम्ब, दैमातुर। विनायक तो सभी जानते होंगे, पर मैं ये देखिए दोस्तों कौन सा, हेरम्ब और दैमातुर, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। गणाधीप और लंबोदर, लंबोदर भी आप लोग जानते होंगे, पर गणाधीप, द्वैमतुर और हेरम्ब, याद रखिएगा। अगला हम लोग का पर्यायवाची शब्द में कौन सा शब्द है, तो गंगा। गंगा का क्या हो जाएगा, त्रिपथगा, ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों। विष्णुपदी, जहनुतन्या, सुरसरी, देवपागा। देवपागा जानते होंगे, सुरसरी जानते होंगे, पर यहाँ पे देखिए याद रखिएगा त्रिपथगा। क्या है दोस्तों, त्रिपथगा, विष्णुपदी और जहनुतन्या, जरूर याद रखना है। गधा का पर्यायवाची शब्द वैशाख, नंदन, खर, रासव, धूसर और बेसर। गधा का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, वैशाख नंदन। देख रहे हैं कितना अच्छा नाम लग रहा है, वैशाख नंदन, लेकिन हम लोग किसी को गाली दे देते हैं गधा। तो आप लोग गधा बोलने की जगह पे क्या कहिएगा, वैशाख नंदन हो तुम। तो देखिए दोस्तों अगला क्या है, खर, रासव, धूसर और बेसर। अगर हम लोग का अगला शब्द है घर। घर का क्या हो जाएगा, निकेतन, आयतन। मैं 100% कह सकता हूँ, अगर आप लोग का प्रश्न में आया हुआ होगा, अगर आता कि घर क्या पर्यायवाची शब्द बताइए और ऑप्शन में आयतन होता, तो आप लोग 100% इसे मार के नहीं आते। आप लोग को तो वो पता है, क्षेत्रफल और आयतन वाला आयतन, लेकिन घर का भी पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आयतन। साला, गेह और निलय, जरूर याद रखिएगा। चंद्रमा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, मृगांक, कलानिधि, हिमांशु, राकापति, शशांक। क्या क्या है दोस्तों, मृगांक, कलानिधि, हिमांशु, राकापति और शशांक, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, चोर का। तो खनक, मौसक, कुंभिल, तस्कर और रजनीचर। रजनीचर यानी कि जो रात में घूमता हो उसको रजनीचर कहते हैं। और अगला है हम लोग का दोस्तों क्या है, जल। जल को क्या बोलते हैं, वारी, तोय, अम्बु, सलील और पै। मुझे लगता है यहाँ से आप लोगों को सब आता होगा, तो याद रखिएगा जल को क्या क्या कहते हैं, वारी, तोय, अम्बु, सलील और पै, याद रखिएगा। जंगल का क्या क्या, कांतार, विपिन, कानन, अरण्य। अरण्य तो आप लोग जानते होंगे, अटवी। विपिन भी जानते होंगे, तो जो नहीं जानते हैं उसे याद रखना, जैसे कांतार, कानन और अटवी, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, जंगल का। अगर हम लोग जीव का पर्यायवाची शब्द देखें तो रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला और जीवा, ये सब किसका पर्यायवाची शब्द है, जीव का। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तड़ाग, सरसी, हृदय,
पुष्कर, जलाशय। इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ आप लोगों को जलाशय आता होगा दोस्तों, तालाब का पर्यायवाची शब्द। ऊपर का चारों याद रखिएगा, तड़ाग, सरसी, हृद और पुष्कर, जरूर याद रखना है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? करवाल, असी, खड्ग, कृपान। तलवार का कृपान आप लोग जानते होंगे, छोटा तलवार को हम लोग कृपान कहते हैं। चंद्रहास, करवाल, असी, खड्ग, ये सब सारा याद रखना दोस्तों, ये सब सारा तलवार का पर्यायवाची है। देवता, विबुध, गोवर्णा, अमर्त्य, निर्जर और त्रिदश। याद रखिए क्या क्या कहा दोस्तों? देवता का विबुध, गोवर्णा, अमर्त्य, निर्जर और त्रिदश, याद रखिएगा। द्रौपदी का क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्णा, याज्ञसेनी, पंचाली और सौरंद्री। क्या है दोस्तों? सौरंद्री। एक इनका पर्यायवाची शब्द है द्रौपदी का। धनुष का क्या है दोस्तों पर्यायवाची शब्द? कोदंड, चाप, सरासन, पिनाक और विशाखासन। क्या दोस्तों? विशिखासन, याद रखिएगा। एक बार फिर देख लेते हैं धनुष का। कोदंड, चाप, सरासन, पिनाक और विशिखासन, याद रखिएगा दोस्तों। नदी का देखिए, मैंने ऐसे ऐसे वर्ड रखे हैं जो आप लोग पहले नहीं पढ़ेंगे, तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ दोस्त, जरूर 2 से 3 बार पढ़िएगा। निम्न का कुलंकुशा, अपागा, तटिनी और सरिता, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो नदी के। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला क्या है? नौका। नौका का क्या होता है? तरिनी, डोंगी, तरी, जलयान और पतंग। यहाँ से आप लोग अगर पतंग आ जाता दोस्त, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग इसे टिक नहीं करते कि नौका के पर्यायवाची शब्द होगा। अगला है हम लोग का पक्षी। पक्षी का क्या हो जाएगा दोस्त? विहंग, शकुनी, पखेरु, द्विज और अंडज। देखिए दोस्त क्या क्या है पक्षी का विलोम शब्द, समाप्त कीजिएगा पर्यायवाची शब्द। विहंग, शकुनी, पखेरु, द्विज और अंडज। पत्थर का क्या हो जाएगा? प्रस्तर, पाहन, उपल, अस्म और पाषाण। क्या है दोस्तों? पाषाण। पाषाण तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ऊपर के चारों शब्दों को याद रखना है। पत्नी का क्या हो जाएगा? दारा, वामा, वधु, कलत्र, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी आप लोगों को आता होगा पत्नी का पर्यायवाची शब्द, लेकिन अब दारा, वामा, वधु और कलत्र याद रखिएगा। पवन का क्या हो जाएगा? प्रकंपन, समीर, मारुत, वात और बयार, याद रखिएगा दोस्तों। बयार झारखंडी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे पवन को बयार कहा जाता है, बयार आ रहा है, तो ध्यान में रखना दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? पर्वत। पर्वत का क्या है? भूधर, महाधीर, नग, अद्री और तुंग। पर्वत का क्या है दोस्तों? भूधर, महाधीर, महीधर, नग, अद्री और तुंग, ये सब पर्वत का पर्यायवाची है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है दोस्तों? तो अपर्णा, अंबिका, आर्या, शैलासुता, गिरिजा, याद रखना है। पार्वती का क्या क्या है दोस्तों पर्यायवाची शब्द? तो अपर्णा, अंबिका, आर्या, शैलसुता और गिरिजा, जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो मेदनी, अचला, अवनी, इला और वसुंधरा। मेदनी, अचला, अवनी, इला और वसुंधरा। वसुंधरा आप लोगों को पता होगा, फिर से ऊपर के 4 नहीं पता होंगे दोस्तों आप लोगों को। प्रकाश का क्या होगा? दीप्ति, प्रभा, आलोक, ज्योति और छवि। दीप्ति, प्रभा, आलोक, ज्योति और छवि, जरूर याद रखिएगा। अगला हम लोग का शब्द है मूल। क्या है दोस्तों? मूल फूल। फूल का क्या हो जाएगा? पुहुप, सुमन। सुमन आप लोगों को पता होगा। परसुन, कुसुम। कुसुम भी पता होगा। गुल। तो पुहुप याद रखिएगा, जो नहीं याद रहता उससे ज़्यादा ध्यान देना है। अगला शब्द है दोस्तों, और ये अब हम लोग का लास्ट बचा। बंदर को क्या बोलते हैं? कीस, शाखा मृग, मरकट, हरी, वानर। क्या क्या है दोस्त? बंदर का पर्यायवाची शब्द? कीस, शाखा मृग, मरकट, हरी और वानर। बान का क्या हो जाएगा? विशिख, सहायक, नारज, सर और ईसु। बिजली का क्या हो जाएगा? तड़ित, सौदामिनी, क्षणप्रभा, चंचला, दामिनी। जब मैंने फर्स्ट बार ये जीडी के एग्ज़ाम दिया था दोस्त में, तो उस समय दामिनी आया था, मेरा दिमाग घूम गया था दोस्त, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। मुझे लग रहा था दामिनी कोई लड़की का नाम दे दिया, किसका हो सकता है। उस समय मैंने ढीला मार गया था दोस्त, गलत लगा था। पर मैंने खुद 2 बार जीडी के एग्ज़ाम निकाला हुआ है दोस्त, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए एकदम सही ही होगा। अगला प्रश्न क्या है? ब्रह्मा, चतुरानंद, विधाता, अज, लोकेश, सदानंद। अगला प्रश्न है भौरा का क्या हो जाएगा दोस्त? देखिए एक बार फिर से ब्रह्मा देख लीजिए, फिर भौरा देख लेते हैं। ब्रह्मा तो चतुरानंद, विधाता, अज, लोकेश और सदानंद। अज का मतलब बकरा नहीं मार देना, बकरी नहीं मार देना है। यहाँ पे ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द भी अज है दोस्तों। भौरा का पर्यायवाची शब्द चंचरिका, सिलीमुखी, द्वैरफ, मधुफ और अली। एक बार फिर से देखिए क्या क्या है दोस्तों? चंचरिका, सिलीमुख, द्वैरफ, मधुफ और अली, ये सब शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? भौरा का। तो यहाँ पे हम लोग का सारा टॉपिक समाप्त हुआ। एकमात्र वीडियो मैंने आप लोगों को
बहुत ही अच्छे ढंग से रिवीजन कराने की कोशिश किया। अब कुछ कुछ छूट गया दोस्त, जैसे खाली स्थान भरने वाला प्रश्न, जैसे मान के चलिए त्रुटि ठीक करने वाला प्रश्न, तो उसको जब आप लोग सेंटेंस पढ़िएगा तो ही समझ पाइएगा दोस्त। और साथ में जो पैसेज भरने वाला रहता है, खाली स्थान जो रहता है लास्ट में 5 प्रश्न, वो छूट गया है दोस्तों। तो उसे आप लोग टेस्ट मारिएगा, प्रीवियस ईयर्स लगाइएगा, तो उसमें से आप लोगों का वो ठीक हो जाएगा दोस्त। लेकिन जो जो नया पर्यायवाची शब्द देखिए दोस्त, हर टाइम थोड़ा सा हार्ड लेवल का पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पूछता है, इसलिए मैंने इन सभी शब्दों को कराया। तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा। और आप लोगों का जिनका जिनका भी जीडी का एग्ज़ाम है, उन लोगों को मैं पहले से बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ दोस्त। तो अच्छे से जीडी का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो भर भर के प्यार दिखाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, साथ में कमेंट में भर भर के प्यार दिखाइएगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद।